ओके, सो क्वेश्चन नंबर 193 से हमें स्टार्ट करना था। बताएं 193, 94, 95 में कोई डाउट? चलो अच्छा, एक दो क्वेश्चन पहले मैं पूरे बता देता हूँ। 193 ये कुछ सॉल्विंग पहले कर लेते हैं। एक बार आपको थोड़ा सा फीलिंग आना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन हमें अप्रोच करने हैं। उसके बाद फिर मैं आपके डाउट्स वगैरह डिस्कस कर देता हूँ। तो लेट्स से क्वेश्चन नंबर 193 देखते हैं। 193 में देखे दिया हुआ है कि दो रेजिस्टर है विद रेजिस्टेंस पी एंड क्यू इन द लेफ्ट एंड राइट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज। मतलब मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है। द नल पॉइंट डिवाइड्स द वायर इन 1:2। तो मतलब ये है कि अगर रेजिस्टेंस ऑफ पी बाई क्यू हम देखेंगे तो रेशियो क्या आने वाला है, 1:2। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। फिर दिया है इफ पी एंड क्यू आर इंक्रीज्ड बाई 20 ओम ईच। सो मतलब हमने अब क्या किया है, पी को 20 ओम बढ़ा दिया है, क्यू को 20 ओम बढ़ा दिया है। तो जो रेशियो है वो बदल गया है। नल पॉइंट का रेशियो आ गया है 3:4, ये मीटर ब्रिज में। अभी हमें फाइंड करना है देन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो बेटा पी एंड क्यू दो अननोन है और दो इक्वेशन है, सॉल्व कर देंगे आराम से, वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से दिख रहा है क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2p। तो रिप्लेस कर देंगे क्यू को यहाँ पर। सो यहाँ पर वैल्यू आराम से हम लिख सकते हैं। सो दिस विल बी कि क्यू इज 2 टाइम्स ऑफ p। ठीक है, और ये वैल्यू रख देते हैं p और q की। तो यहाँ पे p प्लस 20 और q के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2p प्लस 20 इज इक्वल टू 3/4। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, सो इट विल बी 4p प्लस 80 इज इक्वल टू 6p प्लस 60। सो यहाँ पे 4p माइनस में जाएगा, ये इधर आ जाएगा। p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2p इज इक्वल टू आ जाएगा 20। सो बेसिकली p इज इक्वल टू आ जाएगा 10। तो इस तरीके से पी क्यू फाइंड कर सकते हैं। देन क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 × 10 मतलब 20। सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर भी मैंने बताया है कि टेंशन नहीं लेना है। एक बेसिक मैथमेटिक्स है सिर्फ रेशियो की, कि दो इक्वेशन है और दो अननोन है, दोनों हमने सॉल्व कर दिए। ठीक है, सो 193 ओके। 194 देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन है 194 पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। सो पोटेंशियल डिफरेंस काम बन जाए अगर हमें इस वायर की करंट पता चल जाए, क्योंकि अगर इस वायर की करंट पता चल जाएगी तो हमें V इज इक्वल टू आई आर लगा देना है बस। बैटरी वगैरह तो कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस वायर की करंट चाहिए, ये वाले वायर में करंट। सो क्वेश्चन ये कि टोटल ये 7 एम्पियर है, 7 एम्पियर है जा रही है। ठीक है, अच्छा अभी रेशियो देखो R1/R2 मतलब 4/10 इज इक्वल टू 2/5। सो देखो रेशियो एकदम मैच कर रहा है। सो रेशियो मैच करने से बेनिफिट क्या हो गया कि नो करंट इन गैल्वेनोमीटर। सो नो करंट इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगी, व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा ये। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली यूजलेस है। सो अब आप R1 R2 निकाल ही सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे सो सेटअप क्या हो जाएगा फिर, अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 10 + 5 15, यहाँ पर 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 + 2, 4 + 2 मतलब 6। सो हमें करंट ऊपर वाली वायर में चाहिए I1 में, I1। सो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 6 + 15 इंटू I कितना है, 7 है। सो सॉल्व कर देंगे, इसे सॉल्व करें। सो ये हो गया 15 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 7। सो कितना आ गया, I1 की वैल्यू 5। I1 पता है, पोटेंशियल निकाल देंगे। डेल्टा V ए बी इज इक्वल टू I1 इंटू R। सो कितना होगा, 5 × 4 20 वोल्ट।
तो अभी बताओ यार, सबको समझ आया 194? हाँ सर। ओके, हाँ सर। ये बताओ पहले ही कर किसे आ गया था ऑलरेडी? हाँ सर। हाँ सर मैंने की। ओके, वेरी गुड यार, हाँ सर। बहुत हाँ, अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, 195 देख लेते हैं। इन गिवन सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी इज जीरो। सो बी एंड डी का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तब होगा व्हेन देयर इज नो करंट। इसका मतलब ये क्या है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन है। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन है मतलब 16 और इसका रेशियो मस्ट मैच दिस रेशियो। अब इसका आर इक्वलेंट पहले निकाल लें। 40 और 40 किस में लगा है, पैरेलल में। तो इनका आर इक्वलेंट डैश कितना आ जाएगा, 20। जब दोनों सेम होते हैं तो हमें डायरेक्ट आंसर पता है, और अभी तो बस रेशियो निकालना होगा 195 मतलब। सो 195 में देखें रेशियो कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई एक्स। सो सॉल्व कर देंगे। सो यहाँ से क्लियर आ गया कि x इज इक्वल टू कितना आएगा, 5। ठीक है, तो मतलब सिंपल क्वेश्चन था यार, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है, डिस्कस कर सकते हैं आराम से। चले नेक्स्ट, 196 टू 200 बताएं, डाउट। सर 199। 198। 198 198। एंड 199, ओके। चलिए डिस्कस कर लेते हैं 198। सो 198 पहले रीड कर लेते हैं क्या पूछा हुआ है। टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गोल्ड बैंगल, ठीक है, टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ अ बैंगल आर कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज। ओके, मतलब लेफ्ट में हमने वो डायगनली रख दिया हुआ है। द रेजिस्टेंस of 4 ohm is introduced in the right gap. What is the resistance of the bangle if the null point is 20 centimeter? तो इसका मतलब ये कुछ बचा ही नहीं, ये कुछ ऐसा हो गया कि लेट से R अपॉन बैलेंस ले, ये ऐसा कर लेते हैं R1 अपॉन 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू R2 अपॉन रिमेनिंग। सो 100 माइनस 20 सेंटीमीटर बचेगा 80 सेंटीमीटर। सो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये बचा 80 सेंटीमीटर। सो हमें R1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, R1 की वैल्यू आ जाएगी ये 4, ठीक है। सो ये आ गया 4, और R2 कितना है, R2 गिवन है क्वेश्चन में 4। सो R2 itself is 4। तो इसका मतलब R1 की वैल्यू आ गई 1 ओम। अब हमें ये समझना है कि वो जो बैंगल है उसको कैसे कनेक्ट किया हुआ है। टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल। तो इसका मतलब कुछ ऐसा है कि ये एक बैंगल है और उसके जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है इनको कवर किया गया है वहां पर, ठीक है। तो इसका जो आर इक्विवेलेंट है वो है, हमारा आंसर आया है R1, दैट इज 1 ओम। तो सोचने वाली बात है कि अगर एक बैंगल है और उस पूरे बैंगल का रेजिस्टेंस R है, इस पूरे का रेजिस्टेंस सोचो R था, तो इसके हाफ पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, 2। R/2। R/2। R/2, अच्छा, इसके हाफ पॉइंट का रेजिस्टेंस कितना होगा रिमेनिंग वाले का, इसका इसका भी हो जाएगा R/2, तो इसका भी हो जाएगा R/2। सो बेसिकली अगर हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट आने वाला है R/4, क्लियर। और R इक्विवेलेंट रियल में कितना है, 1 है। तो इसका मतलब R भी कितना आ जाने वाला है, 4 आ जाने वाला है। तो एक टाइप पे थोड़ा सा कॉमन एक परसेप्शन है, अब एग्जाम में इतना तो घुमाएगा ही एटलीस्ट चीज़ों को। तो अभी थोड़ा सा समझ आया सबको कि ये बैंगल था, उसको डायमेट्रिकली पॉइंट से कनेक्ट किया था। तो अगर बैंगल का लेट से ओरिजिनल रेजिस्टेंस R था, सो अपर हाफ का क्या हो जाएगा R/2, लोअर हाफ का R/2। R इक्वलेंट कितना हो जाएगा इन दोनों का भी हाफ, सो R/4। जबकि क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है कि वो जो R इक्वलेंट है वो है 1। सो 1 के इक्वेट किया और एक्चुअल R हमारा आ गया। किसी को डाउट 198 में? किसे आ गया था 198 ऑलरेडी? 198 किसे ऑलरेडी आ गया था?
किसी को तो आ गया होगा ना, क्योंकि डायरेक्टली किसी ने 199 ही पूछा था। आई गेस प्रथमेश ने डायरेक्टली 199 पूछा है। सर नहीं, वो नोटबुक में मार्क करना भूल गया था, 198 भी डाउट था। अच्छा 198 भी डाउट था, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। अब यार सबको समझ आया ना कि कैसे कर सकते हैं 198? ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। टफ कुछ भी नहीं है, देखो टफ नहीं है, बस चीज़ों को थोड़ा सा घुमाया है। कुछ भी ऐसा लग रहा है क्या कि नहीं पढ़ाया? कुछ भी मैंने नहीं सिखाया इसमें से? ये रेशियो करना नहीं सिखाया, पैरेलल निकालना नहीं सिखाया, सारी चीज़ें सिखाई हैं और फास्ट सिखाया है आपको, ठीक है। सर या वो आर इक्विवेलेंट मतलब भी पूरे बैंगल का ही आ गया ना वो एक साथ, ना तो ना फिर ना ना, आर इक्विवेलेंट पूरे बैंगल का नहीं है। आर इक्विवेलेंट है जिसके अबाउट कनेक्ट किया है। आर इक्विवेलेंट ये है पूरे बैंगल का, तो एक अपने एक वायर का रेजिस्टेंस आर है। हम कैसे कनेक्ट करेंगे? सोचो अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं तो आर इक्विवेलेंट बदल नहीं जाएगा। हमने ऐसा हाँ क्वेश्चन हाँ किया ना, याद है ना? डिफरेंट एंगल का हाँ पार्ट सर। किया हुआ है। सो बैंगल का आर इक्विवेलेंट आर है, ठीक है। किस पॉइंट के अबाउट कनेक्ट करेंगे उसके हाँ अकॉर्डिंग इक्विवेलेंस बदल जाएगा। ओके हाँ सर। चले 199 देखते हैं। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी फॉर फॉलोइंग रेजिस्टेंस? तो मतलब कि हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है इस केस में। सो ये तो फिर इंस्ट्रूमेंट से किसी रिलेटेड है नहीं, सिर्फ आर इक्विवेलेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका हमें चेक करना पड़ेगा आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। तो चलो बताओ यार, बताना स्टार्ट करें। याद है ये किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है? कोई बताए कौन सी सिमेट्री बन रही है? सर इनपुट इनपुट आउटपुट सिमेट्री। इनपुट आउटपुट सिमेट्री, वेरी गुड। सो इनपुट आउटपुट सिमेट्री मतलब एक करंट जो यहाँ से जाएगी उसे कहाँ जाना चाहिए? सी तक पहुँचना चाहिए। डन। अच्छा, दूसरी एक करंट जो यहाँ से जाएगी वही करंट यहाँ पहुँचनी चाहिए सी में, जो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगी। एक करंट जो यहाँ से जाएगी वो सिमिलर करंट यहाँ पर जानी चाहिए। तो बताओ कौन से वायर यूजलेस हो जा रहे हैं? वर्टिकल और डी के बीच वर्टिकल वाले, यस। तो ये वाले बेसिकली हमारे यूजलेस हो जाएंगे। तो ये दो वायर हमारे काम के नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी आंसर क्लियर होगा कि कुछ बचा ही नहीं सॉल्व करने के लिए अब तो। ये हो गया अपना रेजिस्टर, ये अपना रेजिस्टर, ये एक रेजिस्टर, ये एक रेजिस्टर, ये एक रेजिस्टर, ये एक रेजिस्टर। सो सारे आ रहे हैं ना? हाँ सारे आ रहे हैं। सो बेसिकली कितने हो जाएंगे? 2R पैरेलल में हो जाएंगे। सो 2R। सो इसका मतलब फाइनली आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 2R/3। देखो ये चीजें मैं बार बार सिखाता हूँ कि अब एग्जाम में 1/2R मत करने लगो। 1/2R प्लस 1/2R प्लस ये बताया है डायरेक्टली। अगर n रेजिस्टर पैरेलल में है तो आंसर आएगा R/n। सो 3 रेजिस्टर सिमिलर है पैरेलल में, आंसर आएगा 2R/3। क्लियर है यार सबको? हाँ सर। हाँ ओके सर। वेरी गुड। चले नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 200 to 5। सर 200। 200। ओके सर उसमें वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ही सर नहीं है। नहीं, चलेगा ये चलेगा, हम डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। 200 हो गया, और कौन सा? टिल 205 एनी अदर डाउट? 202। 201। सर 201 202। हाँ 02। 201 202 एनी अदर? ओके चले तो स्टार्ट करते हैं, 200 से स्टार्ट करते हैं। देखिए सो रीड करते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है। नेटवर्क है, सोन बिलो इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। नाउ इट इज डिस्टर्ब बाई changing P to 11, which follows the change will not bring the bridge to balance again. Which of the following changes will not bring the bridge to balance again? ठीक है। सो बेसिकली हमने क्या किया हुआ है कि P1 को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है और हमें फिर बैलेंस करना है। तो हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, रेशियो। तो पहले एक प्रॉब्लम ये है कि ये अभी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ही नहीं है। सर वो S200 होगा। हाँ हाँ S200, वो कनेक्ट। ठीक है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसे हटा लेते हैं। एस को हम कंसिडर कर लेते हैं 200, तब बैलेंस्ड रहेगा, ठीक है चलेगा। तो ये हो गया हमारा।
अभी हमें क्या डिस्कस करना है कि विच विल नॉट ब्रिंग द ब्रिज टू इनिशियल पोजीशन। तो देखो अगर P बड़ा है तो आप R भी बढ़ा दो तो रेशियो फिर से सेम हो जाएगा। मतलब अगर P को 11 किया है, P को अगर 11 किया है तो R को कितना कर दो 22, तो काम बन जाएगा। तो R को अगर हमने 2 बढ़ा दिया तो काम बन जाएगा। मतलब ये ओके है। अच्छा, इंक्रीजिंग द Q बाई 10, Q को 10 ओम हमने और बढ़ा दिया। इंक्रीजिंग द S बाई 20 ओम। तो एक एक कर लेते हैं पहले। तो आई गेस ये फिर ओके ही है, मुझे लगता है बहुत ही सिंपल है। एक रेशियो हो जाएगा, 10 की जगह 11 कर दिया और इसे 22 कर दिया। आंसर क्या आ गया 1/2। सही है। लेट्स से हमने पहला केस नहीं फॉलो किया, दूसरा फॉलो किया। क्या? इसे 11 रहने दिया और इसे 20 कर दिया। सो क्यू को क्या कर सकते हैं 10 इंक्रीज कर दें, 110 कर दें और इसे 200 रहने दें। सो अभी भी देखो ओके है, मतलब सेकेंड भी ओके है। थर्ड देखें, ये 11/20 है, एस को 20 इंक्रीज कर दिया, मतलब ये 100 रहेगा और इसे कर दिया 220। सो देखो देखो ये बिल्कुल बैलेंस नहीं हुआ। क्लियर? तो ये चीज बैलेंस नहीं हुआ, तो थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। दिस ऑप्शन कैन नॉट बैलेंस द ब्रिज। ओके, सर एक डाउट है हाँ उसमें। पूछिए। सर हमने 220 को 200 किया है, वैसे ही 20 को 22 भी कर सकते हैं ना? अरे आर को यार, हम मिस प्रिंट वाली बात कर रहे हैं, क्वेश्चन एक्चुअली गलत है। ये हम वही ये सर, बोल रहे अगर हैं आर कि अगर हाँ, आर में मिसप्रिंट हो गया हो तो या तो फिर कोई ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, मतलब सारे ही गलत होने लग जाएंगे। फिर तुम्हारा मन है तो इसे 22 कर लो, फिर इंक्रीज बाई 2 करोगे तो ये ऑप्शन भी मैच नहीं करेगा, इसे करोगे ये ऑप्शन भी मैच नहीं करेगा, तो ए बी काफी सारे आंसर्स फिर हो जाएंगे ना। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये बोल रहा हूँ कि ये मिसप्रिंट है और ये करेक्ट आंसर है। अब सॉल्व करो क्वेश्चन। ठीक है? ओके सर। ओके, ओके 201 देखते हैं। इसमें पूछ रहा है 2 रेजिस्टर कनेक्टेड है 2 गैप्स में, नल पॉइंट 20 है, लेफ्ट तरफ से रेजिस्टेंस 15 कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्मॉलर वन, तो नल पॉइंट 40 शिफ्ट हो जाता है। ये तो यार बहुत ही सिंपल है ना, कि स्मॉलर कौन होगा जिसकी लेंथ कम होगी, 20 मीटर है। सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि x की लेंथ है 20 मीटर, सो x/20 इज इक्वल टू y/80। एंड अभी स्मॉलर वन ये है ना, सो स्मॉलर वन ये है और इसमें मैंने ऐड कर दिया है कितना 15। सो अगर 15 ऐड किया है तो पॉइंट क्या शिफ्ट हो गया 40 बन गया है। सो अगर ये 40 बन गया है तो अब ये 80 बचेगा ही नहीं ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं नल पॉइंट शिफ्ट हो रहा है। सो ये कितना बच जाएगा 60 बच जाएगा। अभी सॉल्व कर दो यार, इसमें क्या सॉल्व करना है। समझ आया? किसी को 201 में डाउट या ओके हो गया, समझ आ गया? सर समझ आ गया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चले 202 देखें। रीड कर लेते हैं। ये 3 रेजिस्टर्स हैं यूज फ्रॉम अ रेजिस्टेंस बॉक्स आर। तो मैंने याद है ना आपको बताया था कि आर पे बहुत सारे डॉट्स होते हैं। याद है ना रेजिस्टेंस बॉक्स और रियोस्टेट में क्या डिफरेंस होता है? सर रेजिस्टेंस बॉक्स में फिक्स होते हैं, तो कोई 3 हम चूज कर सकते हैं जिनके 3 बैलेंस पॉइंट मिल रहे हैं। ठीक है? यूज्ड इन अ रेजिस्टेंस बॉक्स आर इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट आर द नल पॉइंट्स करेस्पॉन्डिंग टू दिस, मतलब एक का पहले R1 यूज करेंगे तो ये है, फिर R2 के लिए ये है, R3 के लिए ये है। ठीक है? अच्छा, फॉर विच वैल्यू द रेजिस्टेंस द वैल्यू ऑफ x विल बी मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है? सो एक्यूरेसी की बात आ रही है कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट कब होगा वैल्यू। सो सबसे ज्यादा एक्यूरेट मतलब सबसे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट तब होता है जब
बैलेंस्ड एकदम इक्वल होता है। मतलब अगर इस वायर को मैं 1/3 पार्ट में कर दूं, ठीक है, तो इनके बीच में जब कभी भी रहेगा तो उस सिचुएशन को हम मानते हैं सबसे ज्यादा बैलेंस सिचुएशन रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका जो डिस्टेंस है 34 से 66 तक, इसके बीच में जो चीज बैलेंस होती है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगी। ठीक है, ये तो हमने बेसिकली वायर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया होता है और हम बोलते हैं कि इस रीजन में सबसे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। कोई बता सकता है कि ये वाली बात मैंने कब डिस्कस की है या नहीं की है? बोर्ड्स के बुक में। वेरी गुड यार, बहुत अच्छे यार, इस तरह के से चाहिए रिस्पॉन्स, पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये अगर याद हो तो कल जब मैं डिस्कस कर रहा था बोर्ड्स का एक्यूरेसी ऑफ अ मीटर ब्रिज, तब मैंने ये चीज वहां पर डिस्कस की थी बोर्ड्स के बुक में कि मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स तब आते हैं जब हम इसके 1/3 करके बीच वाले रीजन में से देखते हैं। अच्छा, अब बात है कि कोई रीजन बताएगा वाई, कोई रीजन गेस करना चाहेगा क्यों ऐसा होता होगा? द रिजल्ट्स आर मोर एक्यूरेट व्हेन, बताए। ओके, तो मैं सर आपके ये बताएं। ये पॉइंट तक मेजर करे तो उसका एरर आ सकता है पॉइंट में, और इधर से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अगर मेजर करे और उसका थोड़ा सा भी एरर आ गया तो राइट हैंड साइड से भी मेजर करते समय उसका एरर आने के चांसेस बहुत रहते हैं। यार लेकिन वेरी गुड यार, ये तुमने कहीं पे रीड किया हुआ है या जस्ट अभी बता रहे हो? सर नहीं, अभी सोचा। अभी, वेरी गुड यार, बहुत ही एग्जैक्ट, एकदम बहुत ही अच्छा। यार होता ये है कि इंस्ट्रूमेंट में अगर लेफ्ट या राइट में एंड करेक्शन की प्रॉब्लम आ गई, जो कि यूजुअली रहती है, हम इग्नोर कर देते हैं, ऑल्दो आपको कभी शीट में ज्यादा क्वेश्चन कभी मिलेगा नहीं एंड करेक्शन का, इग्नोर करते हैं। अगर हमने यहाँ कहीं पे रिजल्ट लेके आए तो ये जो एंड करेक्शन इसको इफेक्ट करने वाला है, ये रेशियो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू स्मॉलर है, लाइक 20 सेंटीमीटर है, और उसमें आपने 1 सेंटीमीटर की एरर इग्नोर कर दी, मतलब आपने बड़ी एरर इग्नोर कर दी। लेकिन सोचो आंसर एकदम बीच में अगर आ जाए 50, सो 50 में अगर आप 1 की एरर इग्नोर कर रहे हो, सो मतलब ये चल जाएगा। ठीक है, तो ये थॉट होता है कि किसी भी तरफ एरर ज्यादा या कम ना हो, इसलिए बीच वाला पॉइंट हम जस्ट यूज करते हैं। ये था नंबर 1, रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, व्हीटस्टोन बैलेंस्ड, मोस्ट एक्यूरेट व्हीटस्टोन तब होता है जब R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 होता है बैलेंस्ड में। मोस्ट एक्यूरेट तब होता है व्हेन R1 इज इक्वल टू R2 होता है, मींस R3 इज इक्वल टू R4 होता है। जब सारे रेजिस्टर इक्वल होते हैं तब सबसे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट होता है। सो अगर हमें सारे रेजिस्टर्स का रेशियो एक्यूरेट इक्वल चाहिए, सो बेस्ट है कि इसे कहाँ मैच होना चाहिए? बीच में मैच होना चाहिए। ओके, तो ये दो रीजंस थे। एक था व्हीटस्टोन का बैलेंस होना, व्हीटस्टोन मोस्ट एक्यूरेट होता है व्हेन R1 एंड R2 आर इक्वल। सो मोस्ट एक्यूरेट होगा जब यूजुअली X इज इक्वल टू R इज इक्वल टू L1 इज इक्वल टू L2। ओके, चलो 202 तक हो गया। 205 के बाद डाउट बताएं, अप टू 210। सर 207। 207, एनी अदर अप टू 210? देखो डाउट पूछो, डाउट पूछने में बिल्कुल एजिटेट नहीं होना, टेंशन नहीं लेना है, मैं सारे डाउट बताऊंगा ही, तो कोई सा भी हो, इजी भी पूछो टफ भी पूछो, अगर लग रहा है कि यार ये नहीं बना, डाउट हुआ है, तो पूछो। ओके, सो 207 बता देते हैं हम। मुझे लगता है मीटर ब्रिज के क्वेश्चन इजीली समझ में आ रहे हैं ना, जिन लोगों ने सर। सॉल्व किया है? ओके, वेरी गुड यार, सर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए 207 डिस्कस कर लेते हैं।
थोड़ा सा पोटेंशियोमीटर में डाउट हो सकता है, बट मुझे लगता है मीटर ब्रिज में बस बेसिक मैथ्स होती है, सो उतना कुछ दिक्कत होगी नहीं। चलिए रीड करते हैं 207। A wire length 3 meter connected to the left gap of meter bridge balances a 8 ohm resistance in the right gap at a point which divides the bridge in the ratio 3:2। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन क्या है मीटर ब्रिज में। मीटर ब्रिज में एक 3 मीटर की वायर है, मान लेते हैं उसका रेजिस्टेंस R है, R इज इक्वल टू 3 मीटर वायर। ठीक, ये बैलेंस कर रहा है किसको, 8 ओम को, और जो गैप है वो जो वायर के गैप है वो किस रेशियो में आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 3:2 में यहाँ कहीं। सो ये 3x टाइप और ये 2x टाइप 3:2 में। तो पहले हम फाइंड कर सकते हैं R की वैल्यू। सो R/3 विल बी 8/2। ठीक है। अच्छा, कुछ बुक्स में बोर्ड्स में आपके डायरेक्टली इस तरह लिखता है R/8 इज इक्वल टू 3/2। तो टेंशन मत लेने लगना कि अरे सर गलत लिख दिया क्या, यही लिखा हुआ है। बट हमारी हैबिट होती है व्हीटस्टोन करने की। सो व्हीटस्टोन मतलब दिस डिवाइड बाय दिस करते हैं और फिर ये डिवाइड, अगर चाहिए तो ये भी करेक्ट होता है। ठीक है, R/8 और 3/2। अच्छा, अभी यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी, देन R इज इक्वल टू कितनी आ गई, 12 ओम। सो पूछ रहा है द लेंथ ऑफ द वायर करेस्पॉन्डिंग टू 1 ओम। सो हमें पता है यार, बिकॉज 12 ओम मतलब है 3 मीटर। सो 1 ओम मतलब कितना हो जाएगा, 3/12 मीटर, मतलब 1/4 मतलब 0.25 मीटर। ओके, तो क्लियर है ये डाउट? हाँ सर। ओके गुड। चले, सर एक डाउट है हाँ पूछिए। सर, वो 3x और 2x मिला के 3 मीटर है ना? हे 3 मीटर, मीटर ब्रिज की वायर थोड़े ना 3 मीटर है। 3 मीटर ये है, ये रेजिस्टेंस के जगह हमने एक वायर लगाई है, ऐसे कॉइल लगा दी है अच्छा 3 मीटर की। A ओके wire of सर। 3 meter is connected in the left gap। ये 3 मीटर वायर है, ठीक है, ये 1 मीटर ही है। हाँ सर। चले 210 हो गया, नेक्स्ट अप टू 215। 211। ओके हाँ 211, सर। 211 एनी 214 अदर, सर 214। 214 214 ओके गुड, 214 212। 12 को भी कर लेते हैं। चले 12, चलो डिस्कस करते हैं 211 से। देखें 211 डिस्कस कर लेते हैं हम। तो रीड करें, क्वेश्चन पूछ रहा है कि गिवन अरेंजमेंट में मीटर ब्रिज में नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट x। ठीक है, सही है, ये x है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम a if the radius of the wire is doubled। अच्छा ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये समझना है कि यार देखो, ये वायर वही है, ये रेजिस्टेंस वही है, रेडियस डबल करने से सोचो प्रॉब्लम क्या होने वाली है। रेडियस डबल करने से बेसिकली एरिया उसका डबल हो जाएगा, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। सो इसका मतलब लेट से ये वायर थी, ठीक, एरिया हमने डबल किया, बट हमें तो रेशियो देखना होता है ना। हमें क्या करना होता है, यहाँ पर बात करता हूँ मैं, ये R1 ये R2, ठीक। तो अगर मैं बात करूँ कि ये कुछ x है और ये अपना 100 - x है, ये y मान लेता हूँ। सो R1/R2 जो होगा वो रियल में होगा रो x/πr² अपॉन ये होगा रो y/πr²। ये सबको समझ आया? हाँ ये होगा ना रेशियो एक्चुअल में, फिर ये हम कट कर देते हैं ना ये। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इफ r इज इक्वल टू 2r रख दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अभी भी क्या होने वाला है, वो कैंसिल आउट होने वाला है, रेशियो वाली चीज है। क्लियर? हाँ सर।
हाँ सर। तो इस तरीके से अगर हम R को 2R भी कर देंगे तब भी नो इफेक्ट, X बाई Y रेशियो ही आएगा, क्योंकि वो R तो एक्चुअली कैंसिल आउट हो जाता है। ओके, 212 देख लेते हैं। इन द सर्किट सोन, रीड कर लेते हैं। सो P और R इक्वल नहीं है, ठीक है, ये P और R इक्वल नहीं है। द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर रिमेन सेम विद स्विच एस ओपन और क्लोज। मतलब ये है कि चाहे इसे ओपन रखो या क्लोज रखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है गैल्वेनोमीटर में। इसका मतलब ये है कि इस वायर में करंट जा ही नहीं रही, क्योंकि अगर ओपन रखेंगे तो करंट जाएगी नहीं, लेकिन क्लोज रखेंगे तो करंट इससे जाने लगेगी। बट किसी रीजन की वजह से इसमें करंट जा ही नहीं रही है एस स्विच से। सो हमें पता है कि कब करंट नहीं जाएगी, व्हेन P बाई R इज इक्वल टू Q बाई रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये पॉइंट होगा। लेकिन अब पूछा क्या है हमसे, क्या कि सॉरी, द गैल्वेनोमीटर रिमेन्स द सेम विद स्विच एस ओपन और क्लोज, मतलब गैल्वेनोमीटर की कोई टेंशन नहीं है। सो करंट इन आर जी, ओके, तो करंट हमें बतानी है, तो इसका मतलब ये होगा कि करंट से एकदम सिंपल है, कैसे करंट जा रही होगी, एक करंट जा रही होगी इधर, ठीक है, और एक करंट जा रही होगी इस तरफ। समझ आया क्या सबको? हाँ। अच्छा, सर। अगर P और R सेम हो जाते हैं तो इसका मतलब P और R सेम मतलब Q और G भी सेम। सो इसका मतलब ये दोनों करंट भी सेम हो जाती, तो मानते हैं इस वायर में करंट है I1 और इस वायर में करंट है I2। इफ P इज इक्वल टू R अगर हो जाता, सो I1 इज इक्वल टू I2 भी हो जाता, मतलब मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन हो जाता, सारे करंट सेम आ जाते हैं, ठीक। बट अभी I1 I2 सेम नहीं है। इफ P इज नॉट इक्वल टू R, सो इसका मतलब I1 इज नॉट इक्वल टू I2, ठीक है। तो I1 किस में जा रही है, P और Q में। सो करंट इन P इज इक्वल टू करंट इन Q, दोनों में क्या करंट है, I1, एंड करंट इन R एंड करंट इन गैल्वेनोमीटर इज I2। ये हमारा पार्ट हो जाएगा। अभी ऑप्शन देख लो कि क्या मैच कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। सो A मैच हो रहा है, B नहीं मैच हो रहा है, C भी नहीं मैच हो रहा है, QRD भी नहीं मैच हो रहा है, A ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव जरूर इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट होता है कि आप एक बार आंसर देख के कुछ गेस भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा लॉजिक और अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली हमें क्या करना है। चलो 214, अरे आर इक्वलेंट बताना है, ये तो नोट्स में कराया हुआ है ना यार, ये तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। ए से करंट स्टार्ट होगी, दो पार्ट में डिवाइड हुई, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हुई। अब मैंने व्हीटस्टोन का आइडेंटिफिकेशन क्या बताया था कि दो पार्ट में डिवाइड होगी और उसे एक रेजिस्टर क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, और फिर वहां से दो वायर्स निकल जाएंगी, ठीक है। तो फिर वहां से दो वायर्स निकल जाएंगी जो कहां तक जाएंगी, वापस से आउटपुट तक जाएंगी। तो बेसिकली ये व्हीटस्टोन बन गया। सो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो जंक्शन वाला है ये हटा देंगे, ये वाला हट जाएगा, और इस सर्किट को ओपन कर देंगे सिंपल। तो ये बहुत ही सिंपल दिखने लगेगा 214। ये व्हीटस्टोन कॉम्बिनेशन है बेसिकली, ये ए पॉइंट है, ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है, ये बीच में इनके कॉमन था वो हमने हटा दिया, ये एक रेजिस्टर है और ये एक रेजिस्टर है, ये पॉइंट बी, बेसिकली हमने ये वाला रिमूव कर दिया। सो ये रिमूव कर दिया अगर, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, कितना 2R, और ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे 2R, और ये दोनों 2R पैरेलल में होंगे। सो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा,
2R/2 मतलब R आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। बट ये वाला कर लेना चाहिए था, आई गेस नोट्स में मैंने करवाया हुआ है, याद है आप लोग को? कैपेसिटर में करवाया है। हाँ सर। हाँ सर। ओके, चलो ठीक है। अच्छा, इस बार टेस्ट में थोड़ा सा ध्यान देना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा आएगा, ठीक है? वेटेज इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा होगा, नियरली 40% इंस्ट्रूमेंट से आएगा, बाकी प्रीवियस। चले 240, नेक्स्ट बताएं, अप टू 220। सर 217। हाँ सर। 217। एनी अदर? कोई और बताएं? टिल सर 220 या 219। 219, ओके। सो 219 एंड 2 या 21 2 221 221, अरे 220 तक ही पूछ रहे हैं अभी, ठीक है। चले देखें 217 देख लेते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन रीड करते हैं। इन द व्हीटस्टोन ब्रिज शोन, इन ऑर्डर टू बैलेंस द ब्रिज वी मस्ट इन ऑर्डर टू बैलेंस द ब्रिज, तो ब्रिज को अगर बैलेंस करना है तो खास बात होगी कि इस वायर में करंट नहीं आनी चाहिए। अगर इस वायर में करंट आ गई तो फिर वो फेल हो जाएगा बिना मतलब। तो यहाँ की करंट आनी चाहिए 0, मतलब पहले इनसाइड वाला व्हीटस्टोन बैलेंस होना चाहिए और फिर आउटर वाला भी बैलेंस होना चाहिए, ठीक है? सो देखें, इनसाइड वाला व्हीटस्टोन बैलेंस कर लेते हैं पहले। सो इनसाइड वाला व्हीटस्टोन बैलेंस करें, ये हो जाएगा 3/15 एंड R2/30, ठीक है? सो ये कितना हो जाएगा, 2, R2 की वैल्यू आ गई 6। डन। अब इनसाइड वाले की बैलेंस कर लेते हैं, सॉरी आउटसाइड वाले को। सो आउटसाइड वाले को बैलेंस अगर करेंगे सो आ जाएगा 10/30 इज R1/9, ठीक है? सो यहाँ से रेशियो पता चल जाएगा हमें, R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी देन, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, R1 की वैल्यू आ गई 3। सो R1 आ गया 3, R2 आ गया 6। अब हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, क्या कि R1 3 और R2 6, देखें R1 3 और R2 6 मिल रहा है क्या कहीं पे? कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है, एक बार समझें थोड़ी सी। क्या कि सोचो, केस नंबर 1, करंट यहां से स्प्लिट होगी। अगर ये पहला वाला व्हीटस्टोन बैलेंस हो गया, लेट से पहला वाला व्हीटस्टोन बैलेंस हो गया, तो क्या इस वायर में करंट आएगी क्या? इस वायर में करंट आएगी क्या? नहीं। तो इफ आउटर इज बैलेंस्ड देन आई कितना आएगी 0। सोचो, जब इस वायर में करंट ही नहीं आया तो हमें बैलेंस करने की क्या जरूरत है? इसे बैलेंस करने की जरूरत है क्या हमें? नहीं। नो नीड, क्योंकि इस वायर को तो करंट ही नहीं मिल रही है, ये सर्किट बिना मतलब लगा हुआ है। दिस इज यूजलेस if first condition is satisfied। क्लियर सबको? हाँ हाँ सर। इसका मतलब ये है कि R2 यूजलेस है, R2 का कुछ काम ही नहीं है, ठीक है? R2 का कुछ भी काम नहीं, कोई भी वैल्यू ले सकता है R2, ठीक है? सो R2 की वैल्यू निकालेंगे नहीं, इट कैन टेक एनी वैल्यू। सो अभी क्या है, ऑप्शंस अच्छे दिए थे, कोई भी कॉम्बिनेशन 3,6 नहीं था, इसलिए हमें लगा कि फिर ये वाला तो हो ही नहीं सकता, तो फिर यही वाला आंसर होगा। बट बहुत सारे उसमें एग्जाम में आपको 3,6 भी मिलेगा। सो पहले से ही केयरफुल रहना है इस चीज को लेके कि अगर पहले वाली करंट ही नहीं जा रही है दूसरे में, तो जरूरत ही नहीं है दूसरे को बैलेंस करने की हमें, ठीक है? ओके सर
या मतलब doubt? हमेशा ऐसे अगर हमेशा ऐसे दिया होगा तो फिर वो बाहर वाला ही बैलेंस बाहर वाला ही बैलेंस करेंगे, क्योंकि जब अंदर वाले वायर में करंट ही नहीं कहीं से पहुंचने वाली तो उसे बैलेंस क्यों करेंगे? अंदर वाले रीजन में जब करंट ही नहीं पहुंचेगी तो वो यूजलेस है। ठीक है, तो अगर यूजलेस है तो कोई भी वैल्यू रख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ। ओके, नेक्स्ट 219 देख लेते हैं। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू? अरे यार क्या मजाक कर रहे हो, ये किसने पूछा हुआ है यार? ये चलो सब लोग सॉल्व करो जल्दी से इसे। आई नीड द आंसर राइट नाउ। पी से क्यू तक जा रही है करंट। बहुत डिस्कस किया इनपुट आउटपुट सिमेट्री। चेक करें जल्दी से, बताओ कौन सी वायर खराब हो जाएगी? वर्टिकल। वर्टिकल। वर्टिकल वाली, ये वाली वायर यूजलेस है। ठीक है, तो इस फिगर को अगर मैं यहाँ पे बनाऊं 219 को, अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे क्यों खराब हुआ, तो आर इक्विवेलेंट वाला लेक्चर जाके देख लो, उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया कि इनपुट आउटपुट सिमेट्री होती है तो सर्किट रिमूवल टेक्निक हम यूज करते हैं। तो इसका मतलब एट द एंड यहाँ पर फिर कितना बचेगा? 2R, यहाँ पर 2R रहेगा एक, फिर यहाँ पर और यहाँ पर। सो बेसिकली ये 2R कितना हो जाएगा? 4R, ये R और R 2R और ये 4R। अच्छा, अभी एग्जाम में कुछ लोग क्या करते हैं, इनको पूरा पैरेलल जैसे सॉल्व करते हैं। मैं फास्ट सॉल्व करता हूँ ये सोच के कि ये जो 4R और 4R है, इन दोनों का पैरेलल कितना हो जाएगा? 2R। 2R। और फिर ये वाला 2R हमारे एक्चुअल वाले 2R के साथ पैरेलल में रहेगा। सो ये एक फास्ट मेथड रहता है कि अभी हम समझ गए कि इसका पैरेलल आया हुआ है 2R और ये एक ऑलरेडी 2R था। फाइनली आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इन दोनों का भी हाफ, क्योंकि दो रेजिस्टर है ना। सो आंसर आ जाएगा R। सर वो स्मॉल सर वो स्मॉल आर। स्मॉल आ रहा है। ओके 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 ओके, ये स्मॉल R है। ठीक है, तो फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा देंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R। ठीक है, सो एक 2 कॉमन ले लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा R इंटू R अपॉन सॉरी 2 टाइम्स R इंटू R अपॉन R प्लस R। ठीक है, चलो 219 220 221 से स्टार्ट करना है। 221 किसी का डाउट था शायद? हाँ सर मैं 221 ओके, और टिल 225 बताओ डाउट। सर 223। सर 225। सर 225। 223 एंड 225। ओके गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं 221 से। देखिए रीड कर लेते हैं क्वेश्चन। सो यूनिफॉर्म वायर ए बी है, लेंथ है 1 मीटर। सो ए बी 1 मीटर है, मतलब ये ए बी है। ठीक है, अच्छा, और इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। unknown resistance X और resistance 12 ohm are connected to the battery। X और 12 ohm बैटरी से कनेक्टेड है। गैल्वेनोमीटर G भी लगा हुआ है। A J की जो वैल्यू है वो 60 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? सो बेसिकली ये है मीटर ब्रिज ही, बट आपको देखने में कंफ्यूज कराना चाहता है वो मीटर ब्रिज। सो इसे कैसे डील करो, रीड्रॉ कर लो। सो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, रीड्रॉ कर रहा हूँ, जिससे कोई टेंशन ना हो, गलत रेशियो ना ले लें हम। सो पहले देखो बैटरी है, फिर एक वायर है, समझ आया सबको? ए बी, ये एक वायर है, ये है पॉइंट J 60 सेंटीमीटर पे। ठीक, अब अच्छे से देखें, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड किससे है? 12 से। समझ आया क्या सबको? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये ऐसे घूम के कनेक्टेड है 12 से। इसका मतलब ये मिस्टेक हो जाती है लोगों से कि ये वाला 12 है, ये 12 है। ठीक है, फिर 12 के एंड पे जो पॉइंट है उससे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है J तक, मतलब गैल्वेनोमीटर बेसिकली यहाँ से कनेक्टेड है इस J पॉइंट से। अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट X है जो कि नेगेटिव एंड पे कंप्लीट हो रहा है, मतलब ये X है जो नेगेटिव एंड पे। रीड्रॉ कर लिया, काम बन गया, समझ आ गया आपको?
12/60 इज इक्वल टू x अपॉन कितना सेंटीमीटर बचेगा ये 40 सेंटीमीटर। ठीक है, x निकाल देंगे। ओके, तो रीड्रॉ था। अच्छा, किसे आ गया था ये समझ में? हाँ किसी? सर। ओके, गुड गुड, ठीक है, कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान देते रहना है, रीड्रॉ भी कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 223। So 7 resistance are connected in the figure. The equivalent resistance of A and B. यार इक्विवेलेंट के क्वेश्चन तो मत यार पूछो, इक्विवेलेंट तो कितना सिखाया हमने, आ ही जाना चाहिए। चले कोई बात नहीं। देखें, देखिए करंट यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो फील ये करना है कि बहुत सारी वायर्स हैं। देखो ये फ्री वायर है ना, फ्री वायर। तो अगर ये वायर है, मतलब क्या करना है हमें, ये सारे पॉइंट सेम बना देने हैं, एक साथ ही बना देना है। ठीक है, और ये भी वायर है, तो रीड्रॉ कर देना है। सो बेसिकली रीड्रॉ करने से बेटर होता है हम क्या करें, इसको पूरा फिर से रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, रिड्यूस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अगर सर्किट है तो हम रिडक्शन टेक्निक यूज कर सकते हैं। सो रिडक्शन में देखें किसे किसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले ये 10 और 10, इनका आंसर क्या आ जाएगा? 5। 5। ठीक है, तो इन दोनों का क्लियर हो गया मुझे रिडक्शन की, इन दोनों का रिडक्शन आएगा 5। अच्छा ये हुआ। 5 के बगल में या ओके, एनी डाउट? चले, तो अभी ये मैंने एक रिडक्शन कर दिया कि इन दोनों का जो सॉल्व होगा वो आ जाएगा 5 ओम। अच्छा, अब देखो किन के बारे में सर्टेन हो। कहीं पे दिख रहा है क्या कि कोई दो वायर एकदम पक्का पैरेलल या सीरीज में है? कहीं पे दिख रहा है? जल्दी से फाइंड आउट करें। सर 6 ओम वाला दोनों 6 वाला वायर, वेरी गुड। तो यार देखो ये आपको आइडेंटिफिकेशन समझना पड़ेगा, ये समझ जाओगे तो काम बन जाएगा। क्या? ये जो दो 6 वाली वायर है, इनके बारे में भी हम बिल्कुल श्योर हैं। क्यों श्योर है? क्योंकि ये दोनों पॉइंट भी सेम है और ये दोनों पॉइंट भी सेम है। मतलब ये वाली वायर क्या है एक्चुअली, ये वाली वायर पैरेलल में है। सो इन दोनों का पैरेलल हम निकालेंगे। ठीक है, सो इन दोनों का पैरेलल कितना आ जाएगा? 6/6 आ जाएगा 3 ओम। ठीक है, तो देखो काफी सारा काम हमारा ऑलरेडी हो गया है। क्या कि ये एक वायर है 5, सेम पॉइंट से कनेक्टेड है ये वायर, ये 5, ये 8, और इन दोनों वायर का आ गया हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 3। सो ये हो गया हमारा रिडक्शन, ये आ गया पॉइंट बी। देखो काफी सारा काम हमारा ऑलरेडी हो गया है, ये हमारे पास बचा हुआ है। अब बताओ कि इसके बाद हम कैसे कर सकते हैं। सो इनडायरेक्टली अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा अगर आप फोकस करने का ट्राई करोगे तो ये व्हीट स्टोन ही बना हुआ है। अभी सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई करना टफ है, बट अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो देखना तुरंत आप समझ जाओगे कि ये व्हीट स्टोन है। कैसे? एक वायर से दो वायर डिस्ट्रीब्यूट है। समझ आया? सबको समझ आया? एक वायर से दो वायर डिस्ट्रीब्यूट है। अच्छा, ये उन दोनों वायर्स को कनेक्ट कर रहा है। समझ आया? ठीक है, अब इन दोनों वायर से एक वायर है जो एंड पॉइंट की तरफ जा रही है, दो रेजिस्टर्स। क्लियर? तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ये एक व्हीट स्टोन कॉम्बिनेशन बन गया। 5/5 इज इक्वल टू 3/3। सो इसका मतलब ये क्या बन गया, व्हीट स्टोन बन गया। सो ये थोड़ी सी यहाँ पे सोचने वाली बात थी, अच्छी बात थी। सो बेसिकली ये क्वेश्चन अच्छा हो जाता है, हम 8 को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, 8 यूजलेस हो जाएगा। सबको समझ आ गया ना पक्का? सर ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सो फाइनली आंसर अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपल दिखने लगेगा। ये होगा 5, ये होगा 3, ये होगा 5, ये होगा 3 और एंड। सो 5 3 5 3 8 आएगा, और 8 और 8 का फिर से पैरेलल क्या आ जाएगा, 4। आर इक्विवेलेंट जो आ 4। जाएगा वो आ जाएगा 4। ओके गुड। किसी को आ गया था क्या ये 223? किसी को समझ आ गया था कि व्हीट हाँ स्टोन है? सर। हाँ सर हाँ सर। ओके वेरी गुड यार, बहुत हाँ, अच्छा सर। बहुत ही अच्छा। चलो बहुत अच्छा है। सर या
हाँ सर। हेलो। हाँ बताए। हाँ सर 10 ओम से 5 कैसे आया, समझ में नहीं आया। किससे ये 10 ओम है ना ऊपर वाला, हाँ फर्स्ट का है ना, वो 10 ओम है, वो वैसे उससे 5 ओम कैसे आया। ये दोनों पैरेलल थे ना, ये हाँ दो सर। पैरेलल है। सो 10 और 10 का पैरेलल क्या आएगा 5, r/2 डायरेक्टली हो जाता है ना, हाँ r हाँ और सर। r का हाँ पैरेलल। समझ। ओके, तो ये हाँ चीज सर, थोड़ा सा ओके गुड थैंक याद यू सर। रखना है हमें। पैरेलल में हमें r है तो r इक्विवेलेंट r/2 हो जाएगा। चलिए, तो 223 हो गया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 225। ओके 225 देखें, रीड कर लेते हैं। So the resistance of 4 wires these in a Wheatstone are these. The EMF and internal resistance are these. If the galvanometer resistance is 50, the current drawn from the cell is. अच्छा, तो अगर वो Wheatstone है तो galvanometer का कुछ काम ही नहीं है। तो ये चीज समझ लेना है कि अगर Wheatstone बैलेंस है तो काम बन जाएगा हमारा। सो देख लेते हैं, ये galvanometer कनेक्टेड है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है, ये 2 पॉइंट्स हैं और बैटरी से कनेक्टेड है और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। तो अभी अच्छी बात यह है कि रेशियो देख लेते हैं, ये 10 है, ये 30 है और ये 30 है, ये 90 है। सो रेशियो क्या आ रहा है 10/30 इज इक्वल टू 30/90। रेशियो मैच कर रहा है। सो करंट इन गैल्वेनोमीटर क्या होगी 0। सो गैल्वेनोमीटर का बेसिकली काम ही नहीं है आर इक्विवेलेंट निकालने में। सो अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकालूं, आर इक्विवेलेंट तो क्या हो जाएगा 10 एंड 30 सीरीज में कितना हो जाएगा 40। सो आर इक्विवेलेंट कुछ अब ऐसा ही बचेगा, ये हो जाएगा 40 एंड 30 एंड 90 कितना हो जाएगा 120। ठीक है, ये क्वेश्चन बचा हमारा। सो अभी इनका आर इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। आर इक्विवेलेंट डैश मैं बोल रहा हूँ इस चीज को, कितना हो जाएगा 40 और 20 का निकाल देते हैं, 40 इंटू 50 अपॉन 160, सो 430। गुड। सो ये आ गया 30। बट हमें एक चीज केयरफुल रहना है कि हमें जब पूरे सर्किट की करंट चाहिए होगी, सो हमें बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी निकालनी है। सो अगर हमें करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ये निकालनी है, ये तो हमें इस आर को भी यूज करना पड़ेगा। सो आई इज इक्वल टू हो जाता है ई एम एफ अपॉन आर प्लस अपना ये जो भी आर इक्वलेंट ऐसा आया है। ठीक है, सो ये हमारे करंट का आंसर हो गया। आई इज इक्वल टू ई एम एफ है 7 वोल्ट अपॉन 30 प्लस ये कितना है 5। 5 ओके, सो 5, सो इट इज 7/35 मतलब 1/5 मतलब 0.2। ओके, तो इस तरीके से कर सकते हैं 225। यार अभी समझ आया 225 सबको स्ट्रेट था। सिर्फ ये माइंड करना था कि गैल्वेनोमीटर वाले रेजिस्टेंस का कुछ काम ही नहीं है। और फिर हमने दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया और अपना इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ वाले के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर दिया। ओके नेक्स्ट, अप टू 230 बताएं। 226. एनी अदर टिल 230? 230। 230 ओके। चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं हम। 226 डिस्कस करते हैं। देखिए, रीड करते हैं क्वेश्चन। The resistance in 2 ohms are balanced meter bridge 5 and R. When resistance R is shunted with an equal resistance, अरे तो फिर बैलेंस पॉइंट आ जाता है, ये क्या होगा। सो बेसिकली पहले अगर हम सिनेरियो बात करें तो आपको ये समझना है कि 5/L1 इज इक्वल टू R/100 - L1। क्लियर, ये हुआ। नंबर 2,
ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। नंबर 2, अभी जब हम इसे शंट कर रहे हैं, शंट करने का मतलब है कि पैरेलली एक और आर लगा दिया। क्लियर? सो व्हेन शंटेड विद रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंस, सो आर इक्विवेलेंट क्या बचेगा, r/2 बचेगा। सो 5 बाई यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो r/2 हो गया। उसके वजह से प्रॉब्लम क्या आई कि ये जो L1 था अब ये बड़ा हो गया, ये L1 बन गया है 1.6 टाइम्स ऑफ L1। सो इसका मतलब ये हो जाएगा 100 माइनस 1.6 टाइम्स ऑफ L1। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो भी सारी चीज़ें पता है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ डाउट जैसा है, सिर्फ सॉल्व कर देना है आपको, कंपेयर कर देना है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ, सो 5 बाई L1 इज इक्वल टू है r/100 माइनस L1। ठीक, यहाँ पे r/2 होगा और 2 से 1.6 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 5 बाई 1.6 हो जाएगा 0.8 L1 इज इक्वल टू r/100 माइनस 1.6 L1। ओके, तो ये तो 1.6 L1 ही रहने वाला है। अब दोनों को कंपेयर करके सॉल्व कर दो। ठीक है, सो L1 की वैल्यू यहाँ से निकाल के इस इक्वेशन से यहाँ पर रख दो, दोनों को सॉल्व कर दो, R की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया यार? मुझे लगता है ये शंटेड वाले से ही थोड़ा सा डाउट रहा होगा आपको। शंटेड के बाद रेजिस्टेंस जो आएगा वो r/2 आएगा। ओके, बाकी तो ये मैथमेटिक्स है, ये कर लोगे। इस वाले से L1 को उठा के यहाँ पे रख दो, R की वैल्यू आ जाएगी। ओके, 230 देख लेते हैं। ओके, 230 रीड करते हैं। सेल EMF this balanced by 150 centimeter of potentiometer wire. When the cell is shunted by a 4 ohm, the balancing length reduced to 30 centimeter. The terminal internal resistance of the shell is okay। तो देखें सिचुएशन एकदम अलग है। क्या कि बैटरी है 1.2 वोल्ट की। सो ये क्वेश्चन देखो यार, रिज्यूम करना थोड़ा सा बहुत सही है। एक 1.2 EMF की बैटरी है, ठीक है, 1.2 वोल्ट की, और इसका कुछ R होगा। बट जब हमने इसे डायरेक्टली कनेक्ट किया होगा तब लेंथ कितनी आई है L1, या ये 150। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट टाइम क्या किया हमने, बैटरी को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से शंट किया है, मतलब एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा दिया है, और अब हमने पोटेंशियोमीटर से रीडिंग ली होगी। तो L2 आ गया है। L2 कितना है? It is reduced by 30 degree. Remember, it is not reduced to 30 degree. Reduced to 30 degree मतलब होता है कि आंसर 30 होता है, but it is reduced by 30 degree मतलब कि 150 माइनस 30 आंसर आएगा 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस कोई याद दिलाएगा मुझे? डायरेक्ट फॉर्मूला L1 by L2 minus 1 minus into 1 to R. वेरी गुड। सो यू सी, ये इंपॉर्टेंट रोल है फॉर्मूला याद होने का। अगर आपको एग्जाम में फॉर्मूला याद है ना, और आपको ये सीन याद है कि यार क्लास में हमने पढ़ा था कि पहले बैटरी को हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं तो L1 होता है रीडिंग, फिर रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं तो उससे कम आती है रीडिंग। सो वहां से आपको पूरा फिगर याद करना है और फिर काम बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ना होने का प्रॉब्लम यही है कि आप लिंक नहीं कर पाए कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पोटेंशियोमीटर है और इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का पूछ रहा है, मतलब यही वाला फॉर्मूला है। ठीक है, सो अभी तो यार बस सॉल्विंग है। 150 120 माइनस 1 इंटू आर इंटू आर। सो ये आर की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे हम। ठीक है, इंटू 4 सॉल्व कर दें। सो 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/4। सो 5/4 मतलब 1/4, 4 कैंसिल, 1 आ जाएगा आंसर। 1। ओके, गुड। नेक्स्ट, किसी को डाउट हो तो पूछ लिया करो, ये नहीं कि मैंने समझा दिया तो हाँ बस ओके।
स्टिल डाउट है? पूछो सर, ये चीज समझ नहीं आया। चले 235 बताएं, टिल 235। 31 and 235. एनी अदर डाउट? 36 या 36 236 का नंबर तो बाद में लगेगा। ठीक है, ठीक, चले देखें 231 देख लेते हैं। 231 डिस्कस करते हैं हम। टू 231 डिस्कस कर लेते हैं। चले तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। A potentiometer wire 10 meter long, potential difference 6 volt maintained between its end. So मतलब ये है कि हमें क्या निकालना होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद है वो क्या होता है? पोटेंशियल ओवर लेंथ। सो पोटेंशियल कितना है? 6 वोल्ट मेंटेन है। लेंथ कितनी है? 10 मीटर है। तो मतलब हो जाएगा 0.6 वोल्ट पर मीटर। ये है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ देन हमें क्या फाइंड करना है? द ईएमएफ ऑफ सेल विच बैलेंसेस अगेंस्ट द 200 मीटर। कितना सिंपल सी बात हो गई यार। हमें वी ऑफ कुछ सेल बताना है, किसी भी सेल का वी बताना है, ईएमएफ बताना है बेसिकली। वो क्या हो जाएगा? के इंटू एल। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। सो के इंटू एल। सो के है हमारा 0.6, एल को सेंटीमीटर में नहीं मीटर में रख दो, 2 मीटर है एल। सो आंसर कितना आ जाएगा? 1.2 वोल्ट। ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, पोटेंशियोमीटर में इतना तो आपको समझना पड़ेगा कि देखो मैंने कहा था ना कि अगर आप लकी हो, आपको ज्यादा प्राइमरी सर्किट का आई फिर वी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया है वी। देखा आपने, डायरेक्टली वी दे दिया था तो हमने जल्दी से पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया। चले 235 देखते हैं। रीड कर लेते हैं 235। पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट सेल null point 300 है when we have a resistance this with the cell and the galvanometer if okay the resistance is increased to 300 the null point will be shifted through। कितना शिफ्ट हो जाएगा अगर रेजिस्टेंस को 300 कर दिया है 200 से? ठीक है, सो फिर से देखते हैं थोड़ा सा। अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरिंग ईएमएफ ऑफ अ सेल द नल पॉइंट इज 300 व्हेन वी हैव अ रेजिस्टेंस 200। तो इसका मतलब ये समझो आप क्या कि ये जब बैटरी है इसके साथ जब हमने 200 रेजिस्टेंस यूज किया तो नल पॉइंट आया L1 इज इक्वल टू कितना आया? 300 सेंटीमीटर, मतलब 3 मीटर। ये लेट्स से 300 लिख लेते हैं। अभी डाउट हमारा ये है कि अगर हम इसी बैटरी को कनेक्ट कर दें 300 ओम से तो नल पॉइंट में क्या शिफ्टिंग हो जाएगी? ठीक है, in series with the cell and the galvanometer when we have a resistance of 200 ohm in series with the cell and galvanometer। सॉरी माय मिस्टेक, ये रेजिस्टेंस इस तरीके से नहीं लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस इस तरीके से नहीं लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में है। ठीक है, सो इसका मतलब ये समझना है कि ये रेजिस्टेंस बेसिकली पैरेलल वाला नहीं है, ये पॉइंट है एक्चुअली। सो वो जो पी और क्यू हम मेजर करते थे वो ये वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ सीरीज में लगा हुआ है ये 200 ओम। ठीक, ओके, फिर इसके बाद क्या है? विद इन सीरीज विद द सेल एंड द गैल्वेनोमीटर। सो ये सेल हुआ ईएमएफ का और ये गैल्वेनोमीटर हुआ, इनके साथ सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, ओके, फिर आगे क्या है? द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज टू 300। सो रेजिस्टेंस को अब हम कर देते हैं 300। सो रेजिस्टेंस को कर देते हैं 300।
300। अभी ये पॉइंट है। अच्छा, तो ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल बन गया। फिर अगर पैरेलल नहीं है तो बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन। क्यों? याद करो, हम हमेशा नल पॉइंट फाइंड क्या करते हैं? करंट जीरो ना, आई क्या होता है? जीरो। तो जब करंट ही जीरो है तो याद है मैंने बताया था कि इस इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर हमने सीरीज में कनेक्ट किया है तो 200 या 300 का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो बिकॉज आई जीरो है, सो नो इफेक्ट ऑफ आर 200 और 300, किसी का कोई इफेक्ट नहीं होगा, नल पॉइंट वही रहेगा। क्योंकि इस रेजिस्टेंस में तो करंट ही नहीं आ रही, तो आप चाहे कुछ भी कर दो उसे। ठीक है, तो इसका मतलब 235 का होगा नो इफेक्ट, मीन्स जीरो। ओके, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर लाइन ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, ये लाइन मेन इंपॉर्टेंट थी कि कनेक्ट कैसे किया है। अगर हम पैरेलली कर देते तो फिर सॉल्विंग अलग हो जाती है हमारी। चलिए 236 देखेंगे, रीड कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट, मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल, पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ 6 वायर्स ईच ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, मतलब 6 मीटर की वायर है। द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड ऑन द थर्ड वायर। If we want to shift the null point to fifth wire, then we should। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो नल पॉइंट है। ठीक है, अभी नल पॉइंट किस वायर पे है? थर्ड वायर पे है। हमें उसे शिफ्ट करना है फिफ्थ वायर पे, तो क्या करना पड़ेगा समझे। बेसिकली देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। नल पॉइंट मतलब क्या है? पोटेंशियल है। नल पॉइंट का मतलब है कि नल पॉइंट होता है K इंटू L1। ठीक है, ये हमें बताएगा पोटेंशियल। अच्छा, अभी हमें पोटेंशियल तो सेम रखना है, बट हमें क्या करना है? L1 को शिफ्ट करा के वैल्यू क्या लानी है? फिफ्थ वायर वाली लानी है कुछ। ठीक है, सो बेसिक में कल हमें क्या करना पड़ेगा? L1 इंक्रीज करना है। सो हम शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम थर्ड वायर टू फिफ्थ वायर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि L शिफ्ट हो रहा है। क्लियर? सो इट मींस L इंक्रीजेज। सो हमें सेम पोटेंशियल मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? समझ जाओ, K को डिक्रीज करेंगे। सो K मस्ट डिक्रीज। सो बिकॉज L इंक्रीज करना है, हमें नल पॉइंट इंक्रीज करना है, तो K को क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। अब यार ये पता होना चाहिए कि K किससे रिलेटेड है, कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू K, ये रिलेटेड होता है पूरा बैटरी का EMF अपॉन वायर का पोटेंशियल V ऑफ वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वायर। अच्छा, लेंथ ऑफ वायर तो फिक्स है, सो बेसिकली V ऑफ वायर हमें चेंज करना पड़ेगा। सो V ऑफ वायर हो जाएगा I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर अपॉन लेंथ ऑफ वायर। इतना सब कुछ सेम है। सो एट द एंड यार प्रॉब्लम ये है कि लेंथ भी सेम है वायर की, रेजिस्टेंस भी सेम है। सो किसे चेंज करना पड़ेगा? हमें करंट को डिक्रीज करना पड़ेगा। सो K को डिक्रीज करने के लिए किसे डिक्रीज करना पड़ेगा? करंट को डिक्रीज करना पड़ेगा। और करंट को डिक्रीज करना है मतलब आर इक्विवेलेंट क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा और EMF को डिक्रीज करना पड़ेगा। कोई एक काम कर दे, बिकॉज I इज इक्वल टू क्या हो जाता है? EMF डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। तो इधर EMF को ही कम कर दो या फिर R को बढ़ा दो। ठीक है, तो R को बढ़ाने के लिए देखो क्या क्या कर सकते हैं। इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ मेन सर्किट, मतलब प्राइमरी सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा दे, एकदम सही है, चल जाएगा काम। डिक्रीज द रेजिस्टेंस, नहीं ये नहीं चलेगा काम। इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द सेल, ये भी काम बन जाएगा। whose EMF is to be measured, नहीं उससे कुछ नहीं होगा।
याद है अभी प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि जिस सेल का ईएमएफ आप मेजर करने वाले हो उसके सीरीज में तो कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। डिक्रीज द रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द सेल हुज ईएमएफ इज मेजर्ड, नहीं, ईएमएफ मेजर्ड वाले सेल का तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, मेन सर्किट में ही चेंज करना है जिससे करंट चेंज हो जाए। ठीक है, हाँ ओके। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, काफी डिटेल कर सकते थे। ये मैंने एक्सप्लेनेशन इतना बड़ा दिया हुआ है, आप जब एग्जाम में करते हैं तो इतना सारा लिखना नहीं होता है, एग्जाम में सीधे करते हैं, सीधे हम इस तरह सोचते हैं के एल है, एल को बढ़ाना है मतलब के को डिक्रीज करना है, के है पोटेंशियल बाई लेंथ, लेंथ चेंज नहीं हो सकती, पोटेंशियल में आई इंटू आर चेंज नहीं हो सकता वायर का, मतलब हमें करंट डिक्रीज करना है और मेन करंट डिक्रीज करना है, प्राइमरी सर्किट की करंट डिक्रीज करना है। तो इधर बैटरी कम हो जाए ईएमएफ या फिर आर इक्विवेलेंट बढ़ जाए। ओके, नाउ टिल 245 बताएं डाउट्स। सर 238। अच्छा सर 238, 243 ओके 243 टिल 245 में बताएं कौन कौन सा डाउट है। 243 और अभी 238 रह गया हमारा, 238 रह गया। चलो 238 देख लेते हैं, चलो रीड करते हैं 238। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड ए एंड बी गिवन वायर द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। सो अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये तो यार अब ये क्वेश्चन देखो यार करना है यार, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, यही तो बेसिक क्वेश्चन है ना, यही तो कल मैं सिखा रहा था पूरा। पहले क्या करते हैं, मेन सर्किट की करंट, मेन सर्किट इसकी करंट फाइंड करते हैं आई, ये है मेन सर्किट की करंट। बताओ जल्दी से, प्रथमेश आपने पूछा है, बताना स्टार्ट करो। मेन सर्किट की करंट कैसे लिखेंगे? 4 डिवाइडेड बाय, यस 4 वोल्टेज डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई कुछ दिया ही नहीं है। हाँ सर अच्छा कंफ्यूजन। ओके, सिर्फ देखेंगे कि इसका मतलब कुछ दिया ही नहीं है, रियोस्टेट भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, तो बेसिकली फिर इसका मतलब हम करंट निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये 100 वोल्ट, ये 100 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन है इसका। ठीक है, अच्छा अभी समझो, सब समझे कि 60 सेंटीमीटर बैलेंस लेंथ है, इसका मतलब अगर गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रही है तो इसका मतलब इस बैटरी का पोटेंशियल किसको बिलोंग करेगा, 60 सेंटीमीटर को। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला पोटेंशियल किसको बिलोंग कर रहा है, पूरा 100 सेंटीमीटर को। तो इस तरीके से हम इसका मतलब ये बैलेंस कर सकते हैं इस तरीके से कि E1 अपॉन E2 को बैलेंस कर सकते हैं। E1 को बैलेंस करने के लिए पूरा 100 सेंटीमीटर कनेक्टेड है और E2 को बैलेंस करने के लिए 60 सेंटीमीटर कनेक्टेड है। इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ डेटा कुछ भी रियोस्टेट और इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो हम डायरेक्टली इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर है? सॉल्व कर देंगे अभी? हाँ सर ठीक है, so E1 है 4 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू 0, एक कैंसिल, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 5/3, सो E2 विल बी 12/5.5। ठीक है, चले नेक्स्ट 245 तक में बताएं डाउट। 243 एनी अदर डाउट? 242 भी। 242 चले डिस्कस कर लेते हैं। 242 देखिए, रीड करते हैं क्वेश्चन। सो अ वायर ऑफ लेंथ दिस कनेक्टेड टू अ सेल ईएमएफ दिस, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज दिस, एडिशनल रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट मीटर ऑन द वायर। ओके, इसका मतलब बस इसमें मेन सर्किट सॉल्व कराया है क्या, कि एक बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर तो 0 है, नहीं है,
एक रियोस्टेट पूछ रहा है जो कितना लगाना होगा, हमें रियोस्टेट पूछ रहा है कि हमें वायर का जो पोटेंशियल है, वायर का जो रेजिस्टेंस है आर वायर, वो कितना है, आर वायर है 3 ओम, ठीक। अच्छा, हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट लेके आना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट लेके आना है कि 1 वोल्ट पर मीटर, सॉरी पर सेंटीमीटर। अच्छा, वायर कितनी है टोटल, 100 सेंटीमीटर, मिलीवोल्ट। यस, मिलीवोल्ट। एक सेकंड, सॉरी मिली वोल्ट है, ओके माय मिस्टेक, दिस इज मिली वोल्ट, ओके मिली वोल्ट। सो हमें पोटेंशियल ऑफ वायर चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें वायर की लेंथ यूज करना पड़ेगा ना। सो पोटेंशियल ऑफ वायर देखें कितना हो जाएगा, K इंटू एल, ठीक है। सो K इज 1, L इज 100, सो दिस मच मिली वोल्ट विल बी आवर आंसर। सो 100 मिली वोल्ट मतलब 0.1 वोल्ट, वायर का पोटेंशियल कितना है, 0.1 वोल्ट है, ठीक है। अच्छा, वायर का पोटेंशियल निकालते कैसे हैं, हमें पता है, पहले निकालते हैं आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ईएमएफ डिवाइडेड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस, तो 0 है, रियोस्टेट प्लस आर वायर, ठीक है। अच्छा, बैटरी का ईएमएफ कितना है, 2 वोल्ट, तो इसका मतलब करंट कितनी हो जाएगी, देखें करंट हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई रियोस्टेट 0 है, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, रियोस्टेट को मान लेते हैं कुछ है x, सो ये हो गया x, प्लस वायर कितना है 3, सो बेसिकली आ गया हमारा यहाँ पर 2/x+3, हमें x फाइंड करना है, ठीक। अच्छा, करंट आ गई, बट हम पोटेंशियल हमें फाइंड करना है ना। सो v वायर कितना हो जाएगा, निकाल देंगे, सॉल्व कर देंगे v वायर, समझ आया सबको। सो v वायर कितना है, I इंटू आर वायर, और हमें पता है कि v वायर है 0.1 इज इक्वल टू I की वैल्यू है 2/x+3 और इनटू आर वायर कितना है 3, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी हमारी, क्लियर। सो x की वैल्यू 0.1 है, इसे 1/10 भी कंसिडर कर सकते हैं, 0.1 इसे 1/10 वोल्ट भी लिख सकते हैं, सो मैं इसे 1/10 लिख देता हूँ। सो ये सॉल्व हो जाएगा, x+3 इज इक्वल टू 60, सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 57। 57, ठीक है। तो यार समझ आया यार, 242, देखो यार किसी को डाउट है इसमें तो बताओ। हमने बिल्कुल पोटेंशियोमीटर का बेसिक लॉजिक यूज किया है, बेसिकली पोटेंशियोमीटर का कुछ काम ही नहीं हो रहा है इसमें, सिर्फ कॉमन वैल्यूज का काम हो रहा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट पता है, वायर का पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं, बस ये वाली बातें हो रही हैं। अभी सबको समझ आया है कि यूज कैसे कर सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूज करेंगे हम पोटेंशियल निकालने में, और फिर अपने पैटर्न से पोटेंशियल निकाल के वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 242 में कोई डाउट अभी, नहीं सर। नहीं सर। ओके गुड, चले 243 रीड कर लेते हैं फिर। 243 रीड करते हैं। A potentiometer circuit has been set up finding the internal resistance of a cell. The main battery used across the potentiometer is 2, negligible internal resistance. The potentiometer wire itself is 4 meter long. When the resistance are connected across the given cell has a value infinity and 9.5 ohm. Okay. So एक resistance है, when the resistance R is connected across the given cell has a value infinity और 9.5, दो चीजें हमें देखनी है। The balancing length of the potentiometer wire found to be 3 meter and 2.85 meter respectively. The value of internal resistance of the cell is okay. तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन को बोलने का पैटर्न बदल दिया है। आप ये फील करो यार, आप ये फील करो, जब एक इंटरनल एक बैटरी रहती थी जिसका हम ईएमएफ निकालते थे, ठीक है, आप लोग को अगर याद आ रहा हो, इसका जब हम ईएमएफ निकालते थे तो हम बोलते थे कि एक आर कनेक्ट करते हैं, तो नंबर 1 आर कनेक्ट नहीं करते हैं। सो आर कनेक्ट नहीं करना मतलब इनफाइनाइट कनेक्ट कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना। सो जो केस 1 था इनफाइनाइट है, तो ये करंट यहाँ पर कुछ जाएगी क्या, नहीं, आई 0 होगी। सो रेजिस्टेंस में लॉस हो ही नहीं रहा है। सो विच इज रिलेटेड टू इनफाइनाइट, दैट इज नथिंग बट दैट इज अवर L1,
विच इज 300 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा दूसरी बार में हमने क्या किया हुआ है, हमारी बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस लगाया जिसकी वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, इस बार कितनी है 9.5 ओम। सो उस केस में जब हम पोटेंशियोमीटर को लगा रहे हैं, सो जो लेंथ आ रही है L2 वो आ रही है 285 सेंटीमीटर में, मीटर में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आपके पास L1 है, आपके पास L2 है, आपके पास R है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कोई दिक्कत क्या, समझ आया? हाँ सर आया। तो मेरे हिसाब से आप लोग का डाउट ये था, इन्फिनिटी वाला। इनफाइनाइट का डाउट था। इनफाइनाइट मतलब ये है कि वो जो हम रेजिस्टर नहीं लगाते हैं, ये तो वही वाली बात हो गई, इनफाइनाइट लगा दिया करंट ही नहीं जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली ये वही वाला केस है कि रेजिस्टर नहीं लगाया। और बाकी तो आगे फॉर्मूला है, तो मुझे लगता है कि उसमें तो कोई डाउट नहीं होगा कि R इज इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। हाँ। फॉर्मूला लगा देंगे, आ जाएगा। ओके वेरी गुड। चले अप टू 250 बताएं, अप टू 251 एनी अदर डाउट्स? अप टू 251 248। 248, चले 248 मार्क कर लिया। एनी अदर डाउट टिल दिस? चले तो देख लेते हैं 248 देखें। सो रीड करते हैं क्वेश्चन। पोटेंशियोमीटर है, along its length the null point for two primary cells E1 and E2 connected in the manner shown obtained is 120 and 300 from and A. What is the position of null point only for cell E1? अच्छा यार ये कुछ गलत है, दोनों में देखो सिमिलर है। हाँ सर E1 माइनस E2 होना चाहिए था एक हाँ में। एक में E1 माइनस E2 होगा, एक में E1 प्लस E2 होगा। अच्छा बताओ किस में E1 माइनस E2 है, देखें गेस कर सकते हो, बताओ किस में E1 माइनस E2 होगा? सर समझ नहीं आ रही। ओके मैं ये बोल रहा हूँ ऊपर वाला। इसमें E1 माइनस E2 है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन हमें करेक्ट करना पड़ेगा। तो किस केस में E1 माइनस E2 होगा? अरे E1 1 सेंटीमीटर पे। हाँ कम पोटेंशियल आएगा ना, मतलब हाँ लेंथ कम मिलनी चाहिए, मतलब ये वाला क्वेश्चन है एक्चुअली, दिस इज द करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये करेक्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला E1 माइनस E2 है। तो इसका मतलब अगर हम 248 देखें तो इसमें सिर्फ यही कंपैरिजन है क्या कि E1 माइनस E2 अपॉन E1 प्लस E2 का जो आंसर है वो है 120 सेंटीमीटर एंड 300 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी सॉल्व कर देते हैं यहाँ से, थोड़ा सा सॉल्व करें सो ये एक और कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, सो ये हो जाएगा 5E1 माइनस 5E2 इज इक्वल टू 2E1 प्लस 2E2। सो E2 इस तरफ जाएगा, E1 इधर, सो ये आ जाएगा 3E1, मतलब E1 बाई E2 का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 5 इस तरफ आएगा, मतलब 7/5। E1 बाई E2 का रेशियो आएगा 7/5। अच्छा फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट ओनली फॉर EMF E1, ओनली फॉर E1। तो आपको ओनली फॉर E1 चाहिए तो कोई एक ले लेते हैं। सो लेट्स से ले लेते हैं E1 माइनस E2 इज इक्वल टू कितना है ये 120 डिवाइडेड बाई x, और x सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ E1 होगा, सिर्फ E1 के लिए हमें x चाहिए। सो सॉल्व कर देंगे, ये हमने खुद से अज्यूम किया, मतलब पेयर बनाएंगे ना, क्योंकि हम रेशियो इक्वेट कर सकते हैं। अच्छा डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते कि E1 माइनस E2 120 है, सो पेयर इक्वेट करेंगे एग्जैक्टली। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, E1 1 माइनस E2 बाई E1 इज इक्वल टू 120 बाई x। अभी सॉल्व कर देंगे, E2 बाई E1 की वैल्यू कितनी होगी 5/7,
So 5/7, 7 minus 5 मतलब 2/7. सर या सर वो रेशियो E1/2 का 7/3 होगा ना? एक सेकंड, सॉरी, ओके या इट इज 7/3, ओके, -2, ठीक है. सो ये करेक्ट करें हम, यहाँ पे 3 होगा. सो 7 minus 3 मतलब 4/7 आएगा फिर यहाँ पर 4/7. सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 120 इंटू 7/4. सो 4 से कैंसिल आउट होगा, 30 आ जाएगा 210. सो x इज इक्वल टू 210. ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं. अच्छा है ये क्वेश्चन, अच्छा है. ऐसा कंपैरिजन वाले तो आते हैं, काफी सारे पूछे जाते हैं, ऐसे बोर्ड्स में भी आते हैं. ओके, एनी अदर डाउट बताओ टिल 251. सर 249 में थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब वो सही है लेकिन कोई बात नहीं, चले देखे 249 देख लेते हैं. तो क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि रीड करते हैं. 2 cells दिस E1 ग्रेटर देन E2 है, मतलब E1 माइनस E2 करेंगे, E1 बड़ा है. ठीक है. अ पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, द बैलेंस लेंथ इज 0.8. द पोटेंशियोमीटर इज देन यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस PR और 0.2 है. तो ये तो स्ट्रेट हो गया ना. देखना पहले हमने क्या किया, ये सर हाँ आ गया सर, वो मिस्टेक हो गई थी. ओके, वेरी गुड. ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं. 249 अगर देखें तो PQ डिवाइडेड बाई PR. ठीक है, PQ डिवाइडेड बाई PR. PQ का जो है वो है 0.8 मीटर और PR का है 0.2 मीटर. सो PQ में अगर हम देखें तो सिर्फ E1 यूज हो रहा है, मतलब E1 डिवाइडेड बाई PR में यूज हो रहा है E1 माइनस E2. E2. ठीक है, सो अपन सॉल्व कर देंगे, इसे कैंसिल आउट कर दो 4 टाइम्स. ठीक, ओके, तो ये फाइंड कर सकते हैं यहाँ से. हाँ सर. ओके, गुड. चलो 250 भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, 1 मिनट. 250 एक बार डिस्कस कर लेते हैं. देखिए 250 रीड करते हैं. पोटेंशियोमीटर वायर है, 1 मीटर है, कनेक्टेड है इतने रेजिस्टेंस से और 2 वोल्ट बैटरी से. A potentiometer wire of length 1 meter is connected in series with 490 resistance and 2 volt battery. 0.2 millivolt is the potential gradient. Then the resistance of potentiometer wire. ये बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. क्या 250 से डिस्कस कर लेते हैं. देखें फिर से इस क्वेश्चन को एक बार समझें. मैं बिल्कुल वही सिमिलर बता रहा हूँ कि पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें पता है, K पता है, वो कितना है 2 मिलीवोल्ट, 0.2 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर. बट हमें चाहिए वायर का पोटेंशियल. सो यार वायर का पोटेंशियल तो क्लियर हो जाएगा, कितना 100 सेंटीमीटर की वायर है. सो 0.2 इंटू 100, सो कितना आ गया 20 मिलीवोल्ट. 20 मिलीवोल्ट आ गया वायर का पोटेंशियल. ठीक, अच्छा अब हमें चाहिए वो रेजिस्टेंस वाली बात. सो हम कैसे निकाल सकते हैं, वी वायर निकाल सकते हैं कैसे, I इंटू R वायर से. ठीक, और पोटेंशियल की बात करें तो इसे हम 20/1000 लिख सकते हैं. 20/1000 क्योंकि मिली वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे. करंट को कैसे लिख सकते हैं, 2 EMF/R. सो इंटरनल रेजिस्टेंस तो कुछ नहीं दिए है. रियोस्टेट कितना है 490 का है. वायर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं कुछ है X. सो वायर का रेजिस्टेंस है X इंटू यहाँ पर भी होगा X. सॉल्व कर देंगे, X की वैल्यू आ जाएगी. तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से इसको डील कर सकते हैं इस तरीके से. चले तो यार मुझे लगता है ये प्रैक्टिस शीट ओके है. किसी को डाउट है इसमें तो बता दे अभी भी कुछ. नहीं, ओके, वेरी गुड. तो अदर बुक से भी स्टार्ट कर देना यार सॉल्विंग. करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म हो गया है तो मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर से. बट अगर किसी को कुछ डाउट रहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. ओके, हाँ सर. हाँ ओके, सर. एक सेकेंड, थोड़ा सा 251 में देख लेते हैं. 251 भी देख लेते हैं, कुछ डाउट है क्या इसमें, एक बार देखें. अब AB is 1 meter long. Uniform potentiometer wire 10 ohm resistance है. Other constants of the circuit are as shown in the figure. What is the length AO when the galvanometer has no deflection?
ओके, तो ये थोड़ा यार ये इसका फिगर मिसिंग है, अरे नहीं ठीक है है, फिगर मिसिंग है, इग्नोर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, फिगर मिसिंग है, ओके नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है यार, ओके, तो प्रैक्टिस अच्छे से करना है, टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है इस बार, डीसी पांडे बुक में से भी प्रैक्टिस कर लेना है सब लोगों को, ओके ओके, गुड बाय एवरीवन देन, बाय। बाय Bye. बाय 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 एवरीवन।